हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको 2011 से लेकर 2023 तक सीटेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं मैं उन सब पेपर्स को करवा रहा हूं। तो ये हमारा सीडीपी का सेट नंबर 9 है। 8 सेट मैं करवा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट वो हैं जो आपके ओरिजिनल पेपर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, चाहे आप कितने भी कंसेप्ट को याद कर लीजिए, कितनी भी थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं ना, अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं किए हैं ना, तो आपको 100% कहीं ना कहीं लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 20 से 25 मिनट की 30 मिनट की वीडियो होती हैं, आप इनको आराम से देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक है भाई, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? देखिए, मैंने जब जेंडर टॉपिक आपको करवाया था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था। एक बताया था मैंने जेंडर आइडेंटिटी, एक मैंने जेंडर रोल के बारे में जिक्र किया था, एक मैंने जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में भी बताया था। जहाँ पर मैंने जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताया था कि हमारी कुछ लोगों की सोच होती है, जैसे लड़कियाँ लड़कों से कमज़ोर होती हैं, या घर का काम सिर्फ लड़कियाँ ही करेंगी, ठीक है, बाहर का काम सिर्फ लड़के ही करेंगे। तो ये सब क्या है? ये हमारे स्टीरियोटाइप है, ये हमारी खुद की धारणा है। समझ रहे हो आप? तो इसको बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। तो क्या दर्शाता है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को। आगे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। गलत है भाई, इसे आपको बताया है हमें क्या रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। कभी भी हमें रिजिड नहीं रहना है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फिक्स की बात हो रही है। हमें कभी भी फिक्स नहीं रहना है, हमें कैसा रहना है? फ्लेक्सिबल रहना है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। मैंने हमेशा आपको बताया है कि बच्चों में कभी भी आप कंपटीशन मत करवाइए। अगर आपको कंपटीशन करवाना है तो बच्चे का खुद से करवाइए। जैसे कि आज अगर वो 10 में से 6 नंबर लेकर आ रहा है तो आप बच्चे को बोलिए कि आप मेहनत करो, ताकि कल आपके 10 में से 9 नंबर आए, 8 नंबर आए, 10 में से 10 नंबर आए। ठीक है, तो बच्चों का कभी आपस में कॉम्पिटिशन मत करवाइए। गलत हो गया। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी कि अवसर देने चाहिए। हाँ, ये आपका हो सकता है। फिर भी आप आगे देखिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर क्या कीजिए? नामांकित कीजिए। ये भी आपका गलत है। मैंने बताया ना, कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है। कभी भी उन्हें ये चीज़ नहीं बतानी है कि भाई आप होशियार हैं या आप क्या है, नकल करते हैं या आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। इस तरह की हमें किसी भी बात का लेबल नहीं करना है बच्चे पर। ठीक है, यानी कि उसको नामकरण नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? देखिए, मैंने आपको हमेशा से बताया है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो वाइगोत्स्की थ्योरी था, और उसके अंदर मैंने जेडपीडी के बारे में बात की थी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है ना, कुछ काम तो अकेले कर लेता है और कुछ काम वो किसी की हेल्प से करता है। और जब वो किसी की हेल्प से करता है ना, तो उस चीज़ को हमने बोला था स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं पाड़। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? पाड़, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्कैफोल्ड करना, यानी कि स्कैफोल्डिंग करना, यानी कि बच्चे को सहायता देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है? जब बच्चा संघर्ष कर रहा है ना, तो उसको संकेत दे रही है, उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश कर रही है, उसको क्लू दे रही है कि यह क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो हमारा सोशलाइजेशन टॉपिक है उस पर मैंने आपको अच्छे से बताया था। चलिए आप आंसर देखिए। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी है, और फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंसी या एजेंट है। तो नॉर्मल सी बात है, जब वो चैप्टर मैंने करवाया था, जब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपकी प्राइमरी एजेंसी के अंदर कौन आता है, आपकी प्राइमरी के अंदर मैंने बताया था फैमिली को। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर मैंने काफ़ी बताए थे, जिसमें मैंने स्कूल को भी बताया था, मैंने मीडिया को भी बताया था, रिलीजन को भी बताया था, मैंने धर्म को भी बताया था। इसके अलावा हमने नेबर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि आपके पड़ोसी, फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा था, आपके पीयर ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा था।
ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी और मैंने वहाँ पे बताया था जो स्कूल होता है ना, अगर सेकेंडरी एजेंसी के अंदर बेस्ट पूछता है तो आपका बेस्ट आएगा स्कूल। ठीक है, मैंने वहाँ पर ये चीज़ भी बोली थी आपको, तो नॉर्मल सी बात आप देख सकते हैं। तो स्कूल क्या है, हमारी सेकेंडरी एजेंस है या एजेंट या एजेंसी है, और फैमिली क्या है, हमारी फर्स्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि, देखिए मैंने जो इंटेलिजेंस टॉपिक है वो मैं अभी कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, आपका 30 जून से पहले आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, मैथ की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी की पेडागोजी हम कंप्लीट पहले से ही कर चुके हैं, और हम हमारे जो सब्जेक्ट हैं ईवीएस और साइंस उसको स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के हमने इतने प्रैक्टिस सेट किए हैं, जब भी क्वेश्चन आया है ना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में किसने दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आई है, कितनी तरह की बुद्धियाँ होती हैं, यानी कि सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं, बुद्धिमत्ता कैसी होती है, विभिन्न दशाएं होती हैं उनकी, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुबुद्धि का मतलब क्या है, बहुबुद्धि का मतलब होता है सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया जब भी केवल आ जाए तो क्या होगा, वो गलत होगा आपका। तो बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, गलत है भाई। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, गलत है भाई, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जितनी भी इंटेलिजेंस होंगे ना सभी अलग अलग होंगे, ऐसा थोड़ी ना भाई एक है वैसी ही सारी होंगी। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये आपका राइट होगा, यानी कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, ये भी आपका क्या है, गलत है। आगे चलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, जिसमें इन्होंने हिंज स्टोरी के बारे में बात की थी। सीटेट के अंदर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने थ्योरी करवाई है ना, इतनी डिटेल में करवाई है और सेल्फ नोट्स इतने अच्छे से बनाए हैं, एक टॉपिक को रेडी करने में 7 से 8 घंटे लगाता हूं मैं। ठीक है ना, ताकि कुछ भी स्किप ना हो हमारा। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था, इन्होंने 3 लेवल दिए थे, जिसके अंदर 6 स्टेजेस के बारे में बात की थी। ठीक है, 3 लेवल कौन कौन से थे, आपका प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कन्वेंशनल जो सेकेंड लेवल था ना, उसके अंदर आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, या फिर गुड गर्ल और गुड बॉय वाला। तो आपका ये किससे रिलेटेड हो गया, ये आपका हो गया कन्वेंशनल स्टेज से रिलेटेड, यानी कि प्रथागत से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। आप जाइए उन थ्योरी क्लासेस को देखिए, आप उनसे अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पर एक एक स्टेज के बारे में एकदम डिटेल से आपके जो लोकल एग्जाम्पल्स होते हैं ना, हमारे देसी एग्जाम्पल, जो आपके माइंड से कभी निकलेंगे भी नहीं, मैंने उनको यूज करके पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। देखिए लेव वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, उसमें उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की है। आपकी सोसाइटी के बारे में, मैं हमेशा इन चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, आपके कल्चर के बारे में, ठीक है, और आपकी लैंग्वेज के बारे में। जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने स्पेशल इन 3 चीज़ों के ऊपर बात की है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि भाई लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किसके महत्व पर जोर देता है। सबसे पहले आ गया ना आपका कल्चरल टूल्स पर, हाँ भाई कल्चर पर बात की थी। आगे देख लीजिए, गुणारोपण पर कोई बात नहीं की, मोटिवेशन के बारे में भी कोई बात नहीं की, और इक्विलिब्रेशन के बारे में भी कोई बात नहीं की। इसके बारे में बात की थी आपके पियाजे ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कल्चरल टूल्स यानी कि सांस्कृतिक उपकरण। आगे चलते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि इन हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कोग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, देखिए जीन पियाजे ने, मैं अभी आपको बताया ना, इक्विलिब्रेशन के बारे में बात की थी, अकोमोडेशन के बारे में बात की थी, एसिमिलेशन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी जो बात की थी वो था आपका स्कीमा। स्कीमा से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो स्कीमा आप देखिए कहाँ पर है, स्कीमा यानी कि मनोबंध। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, थ्योरी करवा रखी है, ये सेकंड टॉपिक था जो मैंने करवाया था थ्योरी में आपको, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में
पूर्व संकार्यात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? देखिए जो जीन पियाजे उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि बच्चा किस एज में किस तरीके से सोचता है, ठीक है। तो देखिए आप, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सबसे लास्ट वाली जो आपकी स्टेट होती है ना, जहां पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोच पाता है, एमोरस सोच पाता है, उसके अंदर आता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग भी उसी में आती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरेशन ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं आती। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, यानी सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचार या सोच में केंद्रीकरण कर पाना। ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आप जाइए उस थ्योरी को कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। आगे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए जब विकास का टॉपिक मैंने आपको करवाया था, डेवलपमेंट का टॉपिक जब मैंने करवाया था, तो वहां पे मैंने कम से कम 22 से 23 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं और उनसे बाहर एक भी नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, आप जाकर उन थ्योरी को देखिए, आपको पता चल जाएगा उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जो विकास की दर होती है ना, वो क्या होती है, अलग अलग होती है हर बच्चे के अंदर, लेकिन हाँ पैटर्न सेम होता है। तो अगर पैटर्न के बारे में पूछा जाए ना तो सेम होगा, लेकिन अगर रेट पूछी जाती है, दर पूछी जाती है कि बच्चा किस दर से बड़ा हो रहा है, तो वो सभी के अंदर अलग अलग होती है। आप इस तरीके से समझिए, आप प्रैक्टिकल सोचिए छोटे बच्चे के बारे में, क्योंकि आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, ठीक है ना। तो आप उस तरीके से सोचिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे देर से चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा देर से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, ये इनकी ग्रोथ की दर है। तो ये सभी बच्चों में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम है, ये भी आपका गलत है। सिर्फ विद्यालय में थोड़ी ना होता है विकास, विकास तो हर जगह होता है। विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान ही होता है, ये भी आपका गलत है। और विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मैंने वहां पर लिखवा रखा है, मल्टी डायमेंशनल भी बता रखा है और मल्टी डायरेक्शनल भी बता रखा है। मैंने बता रहा है मैं 20 से 25 वहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई हैं और उनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4, क्योंकि सही पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? देखिए नॉर्मल सी बात है, हमने पियाजे की थ्योरी में 4 स्टेजेस पढ़ी थी। सबसे पहले कौन सी आती है, आपकी सेंसरी आती है। सेंसरी के बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिए, सेंसरी आएगी, सेंसरी के बाद क्या आएगी, कंक्रीट आएगी, कंक्रीट के बाद क्या आएगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट आएगी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, ओके। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। आगे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? देखिए आप, यानी कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो आप किस तरीके से लोगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ठीक है। देखिए अधिगम की प्रक्रिया में बाधा होते हैं, गलत बात है भाई। अध्यापक के पक्ष पर असफलता होते हैं, ये भी गलत है आपका। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया ना, एबिलिटी ग्रुपिंग आपको नहीं करनी है। देखिए मैंने थ्योरी में ग्रुपिंग के बारे में 3 चीजें बताई थी कि आप नॉर्मल ग्रुपिंग कर सकते हो, आप वेरिएबल ग्रुपिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं कर सकते, यानी कि बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको बांट देना समूहों के अंदर। आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, मैंने डिटेल में बता रखा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, नॉर्मल सी बात है, बच्चों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो अगर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो टीचर को सोचना पड़ेगा ना हर बच्चे के बारे में। तो इससे क्या होगा, टीचर को अपने जो तरीके हैं पढ़ाने के उनमें चेंज करना पड़ेगा। तो अध्यापक की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ ना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए, किस चीज के ऊपर? देखिए आप, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, यानी कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर। हाँ भाई कहीं ना कहीं हो सकता है, फिर भी आप आगे देखते हैं। अविभेदी समरूपी निर्देशों की, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के ऊपर। आगे चलते हैं। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों से अलगाव करना, ये आपका नहीं हो सकता, यानी कि सोशल आइडेंटिटी के बेस पर आप बच्चों को क्या नहीं कर सकते, सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। यानी कि कोई अमीर है या गरीब है, किसी की कास्ट अलग है, किसी की कास्ट क्या है, हाई लेवल की है, तो आप इस बेस पर बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करोगे, अलगाव नहीं करोगे, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे देखिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। अब आप इसके बारे में देखिए, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या बताया ना, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए क्या देंगे आप, अवसर प्रदान करेंगे, यानी कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे आप। और समावेशी शिक्षा क्या कहती है, यही कहती है कि सभी बच्चे समान अवसर प्राप्त करें, सभी बच्चे एक साथ पढ़ें, उनके बीच में क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं हो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त मानता है? देखिए आप, रिटार्डेड स्टूडेंट गलत है भाई, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट यानी कि विकलांग छात्र ये भी आप नहीं कह सकते, आप कहोगे स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, तो एक नया वर्ड निकल के आया था फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि डिसेबिलिटी, दिव्यांगता। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, तो देखिए आप, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, हाँ ये तो करना चाहिए। बच्चों को जरूरत है, वो अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, उनको अधिगम में क्या है, कठिनाइयां हो रही है, तो आप दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके क्या कीजिए, उनकी कठिनाइयों को कम कीजिए, वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे अगर आप टीचिंग एड्स का यूज करते हैं तो। ठीक है, आगे देखिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना यानी कि यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि आप कंस्ट्रक्ट करने वाली चीजें जो सृजनशील चीजें हैं ना, उनका यूज कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है ना। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, हाँ कहीं ना कहीं आपका ये भी सही है, पर नॉर्मल सी बात है, आपको हर बच्चे के बारे में सोचना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये आपका गलत है, क्योंकि जटिल संरचनाएं का मतलब हो गया आपका रिजिड होना। और मैंने आपको हमेशा बताया है, देखिए यहां पर भी लिख रखा है रिजिड, मैंने हमेशा आपको बताया है अब जो आपकी पेडागोजी होगी, असेसमेंट आप कुछ भी करते हैं ना, हर चीज को फ्लेक्सिबल तरीके से कीजिए। आप किसी भी चीज को रिजिड मत रखिए, आप किसी भी चीज को जटिल मत कीजिए, हमें फ्लेक्सिबल तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे कंफर्टेबल होकर पढ़ पाए। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? देखिए, प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, और जब भी क्रिएटिविटी की बात हुई है, मैंने हमेशा आपको बताया है इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ होता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, कहां पर है? लो कॉम्प्रिहेंशन गलत है भाई आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग मिल गया ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हाइपर एक्टिविटी है, ये भी गलत है, और इन अटेंटिवनेस ये भी आपका गलत है, यानी कि बच्चा सतर्क नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ठीक है, आगे चलिए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए आप, यानी कि विविध पृष्ठभूमियों से आए हैं, यानी कि कक्षा के अंदर क्या है? डाइवर्सिटी है, तो एक टीचर को कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, इस बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आप, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, गलत है भाई, हमें टालनी नहीं है, हमें तो बढ़ावा देना है ना। विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए, हाँ ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है। आगे चलिए। सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना, देखिए आ गया ना मानकीकृत, और मैंने जब भी आपको बताया है, मैंने आपको बताया है हमेशा से, अगर जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ना, उनके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, ये अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल तरीके से सोचना है, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है अब कुछ चीजें फिक्स है और आप उन फिक्स चीजों के अनुसार ही सोचेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। आगे देखिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, नहीं मजबूत नहीं, उन्हें कमजोर करने वाली होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 यानी कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ड्रा एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, क्योंकि बच्चे भी तो डाइवर्सिटी से आए हैं ना, बच्चे भी अलग अलग जगह से आए हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है, आप जो उदाहरण ले रहे हैं वो भी अलग अलग जगह से लीजिए, डाइवर्स सेटिंग के साथ लीजिए। ठीक है, डाइवर्स एनवायरमेंट से आप एग्जाम्पल्स को उठाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, देखिए आप, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, गलत है भाई, मैंने बताया ना, कभी भी हमें ड्रिल और प्रैक्टिस है ना, वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, यानी कि लगातार अभ्यास जरूरी है, दिन रात उसी में लगा रहना है, ये तो गलत है ना। आगे देखिए। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, देखिए क्या कह रहा है? अटल प्रक्रिया यानी कि फिक्स्ड प्रोसेस को बढ़ावा देकर, और मैंने अभी क्या बताया आपको, हर चीज फ्लेक्सिबल तरीके से करनी है, कोई भी चीज फिक्स नहीं रखनी है, तो कैसा होना चाहिए? यहाँ पर फ्लेक्सिबल आना था, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, हाँ ये कहीं ना कहीं हो सकता है, यानी कि जो आपकी एनालॉजीज है ना, जो आपकी एनालॉजी है, आप उनमें क्या कर रहे हो? उनको एनकरेज कर रहे हो, अपने पढ़ाने के तरीकों में चेंजमेंट कर रहे हो, विभिन्न मल्टीपल मेथड्स का यूज कर रहे हो, तो ये आपका सही हो सकता है। आगे देखिए। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को
किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी कि मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, यानी कि आपको लगातार मोटिवेटेड रहना है। कैसे रहोगे आप? देखिए, बच्चे को दंड देकर गलत है, मैंने हमेशा आपको बताया है पनिशमेंट कभी भी नहीं देनी है बच्चे को, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत हो गया ना। आगे देखिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। आप है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना। काफी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे क्या बोल रहा है, लेकिन जब आप उनको इंग्लिश के अंदर पढ़ते हो ना आप आराम से उन चीज़ों को पढ़ लोगे। जब मैंने थ्योरी करवाई है वहां पर मैंने आपको मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के बारे में बताया है, वहां पर मैंने अच्छे से बताया है जो मास्टरी ओरिएंटेड करेगा ना वो बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होता है, उसको कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही उसे उन चीज़ों को शौक होता है करने का। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। आगे देखिए, फिर भी आप बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर गलत है भाई। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, यानी कि रोट मेमोराइजेशन पर, जो कि गलत है, हमने हमेशा बात की है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं, सेम यानी कि शर्मिंदगी। आगे देखिए, हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, का संबंध यानी कि का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, गलत है भाई। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हाँ ये कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। कॉग्निशन का मतलब है आप सीखना चाह रहे हैं, आपकी लर्निंग हो रही है तो उसके बारे में बात हो रही है, आपके दिमाग के ऊपर क्या पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये हो सकता है आपका। आगे देखिए, इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, ये गलत है भाई। जो सेम है शर्मिंदगी है वो मोटिवेट थोड़ी ना करेगी, बच्चे को डीमोटिवेट करेगी। ठीक है, बच्चा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है तो डीमोटिवेट होगा ना, मोटिवेट थोड़ी ना होगा। आगे देखिए, शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार यानी कि बार बार पैदा करना चाहिए, गलत है भाई। आप बार बार शर्मिंदगी थोड़ी ना पैदा करोगे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। क्या पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कॉग्निशन के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? देखिए, आप रोट मेमोराइजेशन आपका नहीं हो सकता, यानी कि यंत्रवत याद करना, गलत है भाई। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, हाँ ये आपका हो सकता है, यानी कि जो आप है ना कंसेप्ट है ना उनके बीच में क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हैं आप, तो ये आपका हो सकता है। आगे देखिए, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, गलत है भाई। नॉर्मल सी बात है, आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, विश्लेषण करोगे वो तो अच्छी चीज होती है ना विश्लेषण करना। आगे देखिए, अनुकरण नकल या दोहराना, गलत है। मैंने बताया ना रोट मेमोराइजेशन तो आपको करना ही नहीं है, रिपीटेशन तो आपको करना ही नहीं है, रिपीटेशन बोरिंग होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, गलत है भाई। हमने बताया ना पनिशमेंट की तो आप बात ही नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, हाँ ये आपका हो सकता है। फिर भी आप आगे देखिए, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों छात्रों से क्या कर देगी? अलग कर सकती है, गलत है भाई। मैंने बताया ना सेग्रीगेट तो कभी करना ही नहीं है, बच्चों को एक साथ ही रखना है। आगे देखिए, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, गलत है भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, नॉर्मल सी बात है, त्रुटियां जो एरर्स होते हैं ना वो तो हेल्पफुल होते हैं, वो हमारे बाधक थोड़ी ना होते हैं। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। इसमें यही बात बोली है, जो त्रुटियों की समझ है ना, एरर्स की जो समझ है ना, वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? अर्थपूर्ण है। इससे टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, बच्चे किस टाइप की गलतियां करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो सिलेबस है, अपने जो चैप्टर्स है, अपनी जो प्लानिंग है, उसी के अकॉर्डिंग करेगा टीचर फिर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, हाँ ये आपका हो सकता है। पर नॉर्मल सी बात है, मैंने हमेशा आपको बताया है जब भी पेडागोजी पढ़ाई है, अब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ाइए, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाइए। मैंने इस चीज़ के बारे में हमेशा बात की है, और यहाँ पर बात की जा रही है टुकड़ों में। लेकिन फिर भी चलो आप आगे ऑप्शन देखिए, हो सकता है इससे बेटर आंसर हो। मैंने हमेशा आपको बताया है सभी ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि सीटेट के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं और चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, हमें उसको चुनना है जो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, गलत है भाई। नॉर्मल सी बात है, जब अंदर से मोटिवेटेड होगा तो कठिनाई थोड़ी ना होगा ना सीखने में, जब तो आसानी होनी चाहिए सीखने में, तो ये भी गलत हो गया। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, हाँ ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है? कठिनाई के बारे में बात हो रही है। तो जब बच्चा सामाजिक संदर्भ में सीखेगा तो नॉर्मल सी बात है, उसको तो हेल्प मिलेगी ना, उसके लिए कठिनाई थोड़ी ना होगी, तो ये भी आपका गलत है। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाए, ये भी क्या है आपका?
गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कठिनाई पूछ रखा है, उल्टा पूछ रखा है। याद रखना ये एक अच्छी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कठिनाई पूछी है। कठिनाई कब होगी, यानी कि नेगेटिव चीज पूछी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जब आप सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर बताएंगे ना, तब बच्चे को कठिनाई आएगी समझ में। ठीक है, बाकी इन सब चीजों से तो उनको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? देखिए, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज हाई अराउजल, हाई फियर। आप खुद बताइए, बच्चा कब अच्छे से सीख पाएगा, जब वो ज्यादा डर रहा होगा या कम डर रहा होगा? आप समझ गए होंगे, जब बच्चे को डर बिल्कुल भी नहीं होगा ना, तब वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। मैं आपको ऑप्शंस को नेगलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं। तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर हाई फियर है, गलत हो गया अपने आप। आगे देखते हैं, हाई फियर नेक्स्ट में भी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों तो गलत हो गए ना, क्योंकि हाई डर की बात हो रही है। आगे देखिए, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि कोई उत्तेजना नहीं, यानी कि अराउजल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को करने के लिए तत्पर होते हैं, जब आप किसी चीज को करने के लिए उत्तेजित होते हैं, तो ये तो अच्छी चीज होती है। लेकिन ये भी एक संतुलन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अधिकता हो किसी भी चीज की, क्योंकि अधिकता हर चीज की खराब ही होती है। हम हमेशा बोलते हैं ना इस चीज को। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, यानी कि संतुलित तो उत्तेजना होनी चाहिए और भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, देखिए आप, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। और हम हमेशा बोलते हैं बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ये क्यों, कौन बोलता है इस बात को, बोलता है हमेशा पियाजे। ठीक है, चलिए देखिए, बच्चों की भूमिका नहीं होती, गलत है भाई बच्चों की भूमिका तो होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी आपका गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये आपका सही हो सकता है। फिर भी आप आगे देखिए, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ये भी आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 3, कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं, किसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? उपयुक्त है पूछिए, अधिगम के लिए कौन सी धारणा क्या है, उपयुक्त है, यानी कि अच्छी होती है। देखिए आप, एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, यानी कि योग्यता है ना वो सुधार्य है। हाँ, ये आपका हो सकता है भाई, नॉर्मल सी बात है, जो आपकी एबिलिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं ना, किससे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़िए, क्रिएटिविटी के साथ पढ़िए। ठीक है ना, आप चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी एबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी ना, आप कुछ और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे ना। तो आगे देखते हैं। एबिलिटी इज फिक्स्ड, फिक्स होती है, गलत है भाई, एबिलिटी फिक्स थोड़ी ना होती है, उसमें तो चेंजमेंट हो सकता है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है भाई। नॉर्मल सी बात, आप एफर्ट करते हैं किसी चीज को करने में, तो नॉर्मल सी बात है, इफेक्ट तो पड़ेगा ना। आगे देखिए, असफलता अनियंत्रित है, ये भी आपका क्या है, गलत है भाई। असफलता अनियंत्रित थोड़ी ना होती है, आप अच्छे से पढ़िए, सफलता आपको मिलेगी, लगातार लगे रहिए, लगातार लगे रहिए उस चीज के अंदर। ठीक है, तो कभी ना कभी आपको सफलता तो मिलेगी। अगर आप रुक जाते हैं ना, तो कन्फर्म है, तो कुछ नहीं होना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? संकल्पनात्मक बोल रहा है, यानी कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किसकी बात कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, यानी कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। ठीक है, तो कौन सी चीज सहायता करेगी, देखिए आप, कंपटीशन, मैंने हमेशा आपको बताया है कंपटीशन नहीं करता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, गलत है भाई, हमें चाइल्ड सेंटर्ड रखना है। आगे देखिए, बारंबार परीक्षाएं, यानी कि फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, ये भी आपका गलत है, मैंने आपको बताया है अधिकता हर चीज की बुरी होती है। ठीक है, आगे देखिए, अन्वेषण और संवाद, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्वेषण और संवाद का मतलब होता है आपकी इंक्वायरी करना और डायलॉग करना। ठीक है, तो ये चीज आपकी अच्छी होती है, आप किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है ना, वो चीज तो अच्छी बात है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है और वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, इस बारे में बात कर रही है, वो खुद से बात कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मैंने ये टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में करवाया है, बहुत ही अच्छे से करवाया है। वहां पर मैंने इसको क्या बताया था, इसको मैंने बोला था बच्चे की प्राइवेट स्पीच या फिर इनर स्पीच। मैंने ये भी बताया था दोनों स्पीच एक ही होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है, जो आपकी प्राइवेट स्पीच है वो क्या होता है, जब बच्चा बोलकर करता है ना, यानी कि आवाज आती है इसमें, लेकिन जो इनर स्पीच है ना, उसके अंदर जो वॉइस है वो नहीं आती है, वॉइस नहीं आती। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाई थी। और मैंने वहां पर आपको ये भी बताया था, सही आपकी प्राइवेट स्पीच हो या इनर स्पीच हो, ये क्या करती है, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वनियमन, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना। गलत है भाई, मैंने बोला ना आपको लेबलिंग नहीं करनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। गलत है भाई, मैंने बताया है एबिलिटी नहीं करनी है, एबिलिटी ग्रुपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ग्रुपिंग कीजिए, नॉर्मल ग्रुपिंग की बात कर रहा हूं मैं, आप नॉर्मल ग्रुपिंग कीजिए, आप वेरिएबल ग्रुपिंग कीजिए, लेकिन आप एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करोगे। मैं बता रहा हूं बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने थ्योरी को करवा रखा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, ऑप्शंस भी आपको एज इट इज ही मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, हाँ ये आपका हो सकता है। आगे चलिए, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। आ गया ना, फिर से आप बच्चों को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं बच्चों को, तो ये क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। अगर आप मूल्यांकन किस लिए करते हैं? आपको बच्चों की कमियों के बारे में पता चले, बच्चों को क्या किन चीजों की जरूरत है, वो किस मेथड्स का यूज करके ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, तो उनकी जरूरत के बारे में पता चलेगा ना, उनकी जो नीड, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो जरूरत है, उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। आगे चलिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि किसके ऊपर होता है? देखिए, केवल अनुवांशिकता पर। गलत है भाई, मैंने आपको बताया है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो अनुवांशिकता के ऊपर भी डिपेंड होते हैं और पर्यावरण पर भी होते हैं। यहां पर केवल बोल दिया तो गलत हो गया ना। अब केवल पर्यावरण पर, यह भी गलत है, ना ही अनुवांशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर, यह भी गलत है। और अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि दोनों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पारस्परिकता का मतलब होता है दोनों के ऊपर डिपेंड होना। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। तो देखिए, ये आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस थे और मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, आप खुद देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को अच्छे से कर लेंगे और आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आप कहीं ना कहीं लॉस होगा आपको, ठीक है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को 100% कीजिए। नॉर्मल सी बात है, डेली एक प्रैक्टिस सेट तो 100% होना ही चाहिए। आप कितनी भी तैयारी कीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं किया ना, तो नॉर्मल सी बात है, आपको लॉस होना 100% श्योर है, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।